बहमनी साम्राज्य या बहमनी राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। इस कभी कभी बहमनी साम्राज्य से शासकों का कालक्रम पूछ लेता है, तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं एक एक शासकों का। तो पहले शासक है इसमें बहमन शाह। शासनकाल है 1347 से 1358। दूसरे शासक हैं मोहम्मद शाह। शासनकाल है 1358 से 1375 ईस्वी। तीसरे शासक हैं मुजाहिद या अलाउद्दीन अहमद। इनका शासनकाल है 1375 से 1398 तक, 1378 तक। 1375 से 1378। चौथे शासक हैं दाऊद। दाऊद का शासनकाल कुछ ही दिनों का रहा, यानी 1378 में ये बने भी और हट भी गए। इसके बाद महमूद द्वितीय। महमूद द्वितीय का शासनकाल 1378 से 97 तक माना जाता है। छठवां गयासुद्दीन। गयासुद्दीन का 1397 उसी वर्ष बने और हटा दिए गए। सातवां शमसुद्दीन। ये शमसुद्दीन जो है 1397 से कुछ ही समय ये भी रहे, 1397 में ये भी हटा दिए गए। और इसके बाद फिरोज शाह का शासनकाल आता है। फिरोज शाह का शासनकाल 1397 से 1422 ईस्वी। 1422 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। फिरोज शाह के बाद आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह का शासनकाल 1422 से 1436 तक। 22 से 1436 तक इनका शासनकाल रहा। अहमद शाह के बाद अलाउद्दीन आते हैं। अलाउद्दीन का शासनकाल 1436 से 1458 तक था। अलाउद्दीन के बाद हुमायूं शाह आते हैं। हुमायूं शाह का शासनकाल 1458 से 1461 तक होता है। हुमायूं शाह के बाद निजामुद्दीन आते हैं। इनका 1461 से 1463 तक इनका शासनकाल होता है। निजामुद्दीन के बाद मोहम्मद शाह तृतीय आते हैं। मोहम्मद शाह तृतीय का शासनकाल 1463 से 1482 तक रहा। इसके बाद शिहाबुद्दीन मोहम्मद, इनका शासनकाल 1482 से 1518 तक रहा। अब इसके बाद बात करते हैं एक एक शासकों की कि
पहले शासक जो बहमनी राज्य का संस्थापक हैं यानी संस्थापक था वो था जफर खां। जफर खां अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नाम से, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नाम से ये 1347 में बहमनी साम्राज्य की संस्थापक माने गए, बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। और बहमन शाह उस समय अगर आपसे पूछ ले जिस समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो आपका उत्तर होना चाहिए उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक था, मोहम्मद तुगलक। अब फरिश्ता ने इनके बारे में लिखा है, फरिश्ता एक इतिहासकार हैं, फरिश्ता इनका पूरा नाम है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फरिश्ता। इनकी किताब सामान्यतः तारीख ए फरिश्ता नाम से जानी जाती है। तो फरिश्ता की ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है और सटीक विवरण देती है। तो फरिश्ता ने लिखा है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बारे में। वह शुरू में एक ब्राह्मण जिसका नाम था गंगू का नौकर था, मतलब उसकी सेवा में था। अब नौकर था तो उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उद्देश्य से जब वह शासक बना तो उसने बहमन शाह की उपाधि ली, बहमन शाह की उपाधि से यह शासक बना। तो आइए आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन हसन ने, जिसको हमने अभी देखा बहमन शाह का शासनकाल 1347 से 58 तक, पहला शासक है। तो अलाउद्दीन हसन ने गुलबर्गा को अपनी कैपिटल बनाया, अपनी राजधानी बनाया। उसका नाम भी परिवर्तित किया, गुलबर्गा का नाम बदल कर उसका क्या नाम रखा, अहसनाबाद। आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि गुलबर्गा का नाम ये हसन बहमन शाह ने क्या रखा था, तो एहसानाबाद जिसको कह सकते हैं, तो इसने एहसानाबाद उसका नाम रखा। इसके बाद उसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट रखा था, गुलबर्गा के बाद दौलताबाद के बाद बरार और बरार के बाद बीदर। और इसकी मृत्यु फरवरी 1358 में हुई। इसके बाद जो बहमनी सुल्तान बना, जो सबसे योग्य शासक कहलाया, ताजुद्दीन फिरोज, उसके बारे में देखेंगे। ताजुद्दीन फिरोज विजयनगर साम्राज्य से और बहमनी साम्राज्य से संघर्ष अनवरत चलता रहा। उस संघर्ष का कारण एक तरफ विजयनगर और दूसरी तरफ बहमनी
इन दोनों राज्यों से संघर्ष बराबर चलता था। उसका कारण क्या था कि कृष्णा और तुंगभद्रा बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तुंगभद्रा नदियों के मध्य में, ये दो नदियां थी, इसके बीच का जो क्षेत्र था जो रायचूर दोआबा का क्षेत्र कहलाता था। रायचूर दोआब, आब मतलब नदियां, दोआब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो रायचूर का जो था उसको प्राप्त करने के लिए इनके बीच प्रायः संघर्ष चलता रहता था, क्योंकि वह क्षेत्र दोआबा का क्षेत्र कहीं का भी वो बहुत अधिक उपजाऊ होता है। तो वो उपजाऊ क्षेत्र था, ये आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था। इसलिए लगातार इस पर कभी विजयनगर साम्राज्य, कभी बहमनी साम्राज्य आपस में टकराते रहते थे। तो आइए बात करते हैं अब ताजुद्दीन फिरोज की। ताजुद्दीन फिरोज की। ताजुद्दीन फिरोज का शासनकाल 1397 से 1422 तक रहा। यह कहा जाए कि बहमनी वंश में यह सबसे विद्वान सुल्तान था। विद्वान सुल्तान, इससे जब भी प्रश्न बनेगा तो इसकी ये ध्यान रखिएगा, विद्वान सुल्तान था। और इसने विदेशियों कर लीजिए, विदेशियों को खासकर कहाँ के एशियाई, जिसको आफाकी कहा जाता था, जो आए आफाकी, उनको बहमनी साम्राज्य में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। बहमनी साम्राज्य में बसने के लिए, यानी एशिया, मध्य एशिया और आसपास यानी एशियाई क्षेत्र जो थे वहाँ के लोगों को बुला, जिन्हें आफाकी कहा गया, तो अपने राज्य में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने विजयनगर से 3 बार युद्ध किया। ये ताजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर से, इसका संघर्ष 3 बार हुआ। 2 बार तो ये सफल रहा, लेकिन तीसरी बार वो पराजित होता है। इस प्रकार से देखें, जब तीसरी बार ये पराजित हो गया तो विजयनगर ने क्या किया, विजयनगर के राजा ने बहमनी राज्य के दक्षिणी एवं पूर्वी जिलों पर क्या कर रहा है, ये अधिकार हो जा रहा है विजयनगर का, वो हाथ से निकल जा रहा है। इसके काल में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना हुई जो पूछा जा सकता है। उसने, अकबर ने तो जैसे फतेहपुर सीकरी एक नगर बसाया था, फतेहपुर सीकरी अगल बगल है ये, फतेहपुर सीकरी की तरह उसने एक भीमा नदी के तट पर एक नवीन नगर बसाया, जिसका नाम उसने फिरोजाबाद रखा। इसके अतिरिक्त ताजुद्दीन फिरोज ने दौलताबाद में एक वेधशाला भी बनवाया, एक वेधशाला का निर्माण कराया। अंतिम समय बताया जाता है इसका बहुत कष्ट से गुजरा, और ये इसका भाई जो है, इससे, जिसका नाम अहमद है, इससे 1422 ईस्वी में गद्दी ले लेता है और गद्दी छीनकर वो बाद में शासक बनता है। ताजुद्दीन फिरोज के साथ आप देखेंगे कि विजयनगर के साम्राज्य देवराय प्रथम, विजयनगर वाला वीडियो देखिए आप,
तो और क्लियर होगा। तो देवराय प्रथम के साथ युद्ध हुआ, किसके साथ? तो ताजुद्दीन फिरोज के साथ। देवराय उसमें पराजित हुआ, और जब पराजित हो गए जिसके परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? ये ताजुद्दीन फिरोज के साथ। इस युद्ध को इतिहास में सोनार की बेटी के नाम से जाना गया। यानी जो युद्ध हो रहा है वो सोनार की बेटी नाम से जाना जा रहा है। और ताजुद्दीन फिरोज का एक प्रश्न और बन सकता है। ताजुद्दीन फिरोज ने गुलबर्गा के उस समय के प्रमुख संत जिनका नाम है गेसूदराज, गुलबर्गा के संत थे गेसूदराज, के साथ भी उसका संघर्ष हुआ, जिसके कारण उसकी छवि ताजुद्दीन फिरोज की प्रतिष्ठा गिरी। इसके बाद हम देखेंगे शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। इनका शासनकाल है 1422 ईस्वी से 1436 ईस्वी। इनका जो कार्य रहा, पहला कार्य तो ये रहा कि इन्होंने गुलबर्गा से राजधानी, देख रहे हैं कि गुलबर्गा राजधानी किसकी थी? बहमन शाह की। गुलबर्गा से इन्होंने राजधानी पुनः बीदर स्थापित की, मतलब गुलबर्गा से हटाकर बीदर अपनी राजधानी ले गया, और बीदर को इसने नया नाम दिया जिसको कहा गया मोहम्मदाबाद। अभी आपने देखा गुलबर्गा को उसने नया नाम दिया था हसानाबाद, और ये शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो है बीदर को मोहम्मदाबाद नाम दे रहे हैं। और इनके समय आफाकी बड़े पैमाने पर एशिया से आ गए थे, तो उन्हें सलाफ हसन को इन्होंने मलिक उत तज्जर भी कहीं के मिलता, मलिक उत तुज्जार, देखिए जो मलिक उत तुज्जार उपाधि से वकील ए सल्तनत या दूसरे शब्दों में कह लीजिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मलिक तुज्जार व्यापारियों के सरदार को कहा जाता था। अब जब आफाकी को प्रधानमंत्री बना दिया तो इसका ये हुआ कि इनके जो लोग थे अपने, उनसे संघर्ष शुरू हो गया। इसके बाद बहमनी साम्राज्य में आफाकी और जो पहले से बहमनी सुल्तानों के परिवार से इनका संघर्ष शुरू हुआ, और जो बाद में एक पतन का कारण भी बना बहमनी राज्य का। इसने विजयनगर, वारंगल, मालवा पर सफल अभियान इन्होंने किया। तो सफल अभियान किया, और इनका एक महत्वपूर्ण कार्य और है। गुजरात के शासक उस समय थे, उनके साथ इन्होंने एक संधि की थी। और इनका शासनकाल कुल मिलाकर इतिहास में न्यायी सुल्तान था। ये न्याय करता था, और धर्मनिष्ठता हेतु प्रसिद्ध था।
उसका उल्लेख इतिहास में शाह वली या संत अहमद नाम से किया गया है। इनका उल्लेख शाह वली या संत अहमद के नाम से, संत अहमद कोई शासक आप देखिए संत के नाम से जाना जा रहा है उसके कार्यों, अपने कार्यों के लिए, तो शाह वली या संत अहमद के नाम से ये जाने गए। इसके बाद अब देखिए अलाउद्दीन अहमद द्वितीय को, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय को, इनका शासनकाल 1436 से 1458 तक रहा। इन्होंने अपने शासनकाल में तेलंगाना, गुजरात, खानदेश, विजयनगर, मालवा से इनका संघर्ष हुआ और इनका संघर्ष उड़ीसा के गजपति शासकों से भी हुआ। उड़ीसा के कौन शासक से? गजपति शासक। इसका संघर्ष उड़ीसा के गजपति शासक की सेना के साथ हुआ। और अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता है इन्होंने एक अस्पताल के लिए बनवाने के लिए ढेर सारा धन दान में दिया था। ढेर सारा धन दान में उन्हें मतलब कि हॉस्पिटल तैयार हो जाए उसकी सहायता की थी आर्थिक। 1458 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्हीं के शासनकाल में हमें दिखाई पड़ता है ईरानी और तुरानी दो प्रकार के अमीरों का उल्लेख मध्यकाल में आप पाएंगे। ईरानी जो अमीर थे वो शिया थे और तुरानी जो अमीर थे वो सुन्नी थे। तो ईरानी अमीर जिसका नाम है महमूद गवा, जो आगे आने वाले वक्त में अच्छे कार्य के लिए अपने जाने जाएंगे, महमूद गवा। और इनके शासनकाल में महमूद गवा की उपाधि थी मलिक तुज्जार की, यानी व्यापारियों के प्रमुख। मलिक तुज्जार, इनकी उपाधि क्या रही? मलिक तुज्जार की उपाधि रही। अब इनके बाद अगला शासक जो आएगा वो है अलाउद्दीन हुमायूं। अलाउद्दीन हुमायूं अलाउद्दीन द्वितीय के बाद ये गद्दी पर आरूढ़ हुए। इन्होंने महमूद गवा को बनाया अपना प्रधानमंत्री। इसको महमूद गवा को प्रधानमंत्री बनाया। इसकी नीति बहुत कठोर रही। इसे हुमायूं को दक्षिण यानी बहमनी सुल्तानों में सबसे क्रूर शासक यानी इसे जालिम शासक के रूप में जानते हैं लोग, यानी जालिम शासक। इसको दक्कन का क्या कहा जाता था? नीरो, इसकी क्रूरता के लिए। इसके शासनकाल में जितने भी विद्रोह हुए महमूद गवा ने उसे बड़ी आसानी से उसको दबा दिया। हुमायूं ने एक परिषद की स्थापना की थी और प्रशासनिक परिषद, और वो प्रशासन उसके माध्यम से जिसमें राजमाता थी और महमूद गवा और चार व्यक्ति इसमें थे, आगे चर्चा होगी।
तो महमूद गवाह ने बहमनी साम्राज्य में महत्वपूर्ण कार्य किया। आगे हम इसको देखेंगे अभी। इसके बाद अलाउद्दीन हुमायूं के बाद निजाम शाह आते हैं। निजाम शाह का दूसरे पेज में देखते हैं। निजाम शाह, इनका शासनकाल है 1461 से 1463 ईस्वी तक। 1461 से 63 तक ये जो है प्रशासनिक परिषद जो हुमायूं ने बनाई थी, प्रशासनिक परिषद के सहयोग से इन्होंने शासन किया। इस परिषद में दो नाम देखे थे हम, ख्वाजा जहां भी शामिल थे। ख्वाजा जहां और राजमाता हो गई और महमूद गवाह हो गया एक स्वयं वो, तो 4 लोग हो गए। तो ख्वाजा जहां, राजमाता मखदूम जहां, देखेंगे कि राजमाता मखदूम जहां ने सत्ता की बागडोर, जिनका नाम राजमाता का मखदूम, जब सुल्तान छोटे होते थे तो उनका संरक्षक होता था। तो इस प्रकार से राजमाता मखदूम ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों ले रखी थी, अपने हाथों में ले रखी थी। सुल्तान जो है कि अभी छोटा था और उसका लाभ उठाकर जो उड़ीसा के शासक, जिसका नाम है कपिलेश्वर गजपति, दक्षिण की ओर से मालवा के जो महमूद खिलजी हैं, मालवा के महमूद, ये दक्षिण की ओर से आ रहे हैं। मालवा की ओर से महमूद खिलजी ने उत्तर की ओर से कहां पर आक्रमण किया? इनके साम्राज्य पर, यानी निजाम शाह के साम्राज्य पर आक्रमण किया। लेकिन अंत में जो विजय हाथ लगी वो बहमनी सेना को ही लगी। बहमनी सेना का जो समय योग्य सेनापति की हैसियत से कार्य करता था महमूद गवाह। इसके बाद उसकी सेना विजयी रही। बाद में खानदेश और उड़ीसा की संयुक्त सेना ने के साथ मालवा के शासक कौन है? महमूद खिलजी, यानी तीनों लोगों ने मिलकर आक्रमण किया। अब कहाँ ये कर रहे हैं आक्रमण? दक्कन पर आक्रमण करके ये बीदर आप देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है, प्रशासनिक केंद्र है, कब्जे में ले लिया, यानी कि बीदर पर अधिकार कर लिया। और सुल्तान के परिवार यानी निजाम शाह के परिवार को फिरोजाबाद जाना पड़ा। जब बीदर राजधानी पर अधिकार कर लिया तीनों संयुक्त सेनाओं ने, फिरोजाबाद जाकर सुल्तान को शरण लेना पड़ा। इस समय आपको मैं बताया कि महमूद गवाह जो है चाल चल के अपनी योग्यता के आधार पर उसने गुजरात के शासक की सहायता से मालवा के सुल्तान को पराजित कर दिया। मालवा के सुल्तान को क्या कर रहा है? ये पराजित कर दिया। जब मालवा के सुल्तान को परास्त किया तो अचानक, लेकिन इसी बीच अचानक इसकी 1463 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अभी छोटा ही था तभी इसकी मृत्यु हो गई। इसकी निजाम शाह की मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु के बाद आप देखेंगे अगला शासक सुल्तान शमसुद्दीन
मोहम्मद तृतीय होते हैं। सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। इनका शासनकाल है 1463 से 82 तक। निज़ामुद्दीन का ये अनुज था, जो निज़ामुद्दीन पहले शासक, इसे पहले देखा, उसका अनुज था, जो मोहम्मद तृतीय उस समय 9 वर्ष की अवस्था में क्या बनता है, सुल्तान सिंहासन पर ये बैठता है। उसके शासनकाल में जो एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में उभरा वो महमूद गवां था। महमूद गवां अब खुल गया था, उसकी योग्यता से लोग परिचित थे। इन्होंने ये शमसुद्दीन तृतीय ने बनाया प्रधानमंत्री, ख्वाजा जहां नाम से उपाधि दी। ख्वाजा जहां नाम से उपाधि दी किसको? ख्वाजा जहां नाम से उपाधि दी। ख्वाजा जहां नाम से उपाधि देकर महमूद गवां को इन्होंने बनाया, महमूद गवां को प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनाया। बहमनी वंश का अगला जो 20 वर्ष का इतिहास है वो महमूद गवां के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ आपको नजर आएगा। इसने बहमनी राज्य का विस्तार कोरोमंडल से अरब सागर तक कर दिया, अरब सागर तट तक किया। और उसकी उत्तरी सीमा कहाँ थी? उड़ीसा की सीमा, उत्तर में उड़ीसा की सीमा, दक्षिण में कांची तक बहमनी राज्य की सीमा फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं महमूद गवां ने। महमूद गवां ने मालवा के बाद आप देखेंगे संगमेश्वर के बाद कोंकण, गोवा को पुनः बहमनी राज्य से जोड़ दिया। बहमनी राज्य में सफल अभियान करके उसे शामिल कर दिया, यानी बहमनी राज्य के अंतर्गत इसे ला दिया। गोवा पर आधिपत्य, जो कि विजयनगर साम्राज्य का उत्तम किस्म का बंदरगाह माना जाता था। गोवा पर किसका अधिकार था? विजयनगर में बहमनी राज्य वाला विजयनगर वाला वीडियो देखिए, विजयनगर के बताया उसमें किस प्रकार से वो चला गया था बहमनी राज्य से निकलकर विजयनगर के पास। तो विजयनगर का जो प्रमुख बंदरगाह था गोवा, उस पर अधिकार हो जाता है महमूद गवां यानी कि बहमनी राज्य का, महमूद गवां का उस पर अधिकार हो जाता है। और महमूद गवां का अंतिम सैनिक अभियान जो हुआ था, इसके सैन्य अभियान महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विस्तारवादी नीति अपना रहा है महमूद गवां। हालांकि शासक शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय है। मैं बताया कि 20 वर्षों का इतिहास इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएगा। इसका अंतिम जो मैं बताया कि सैन्य अभियान कहाँ पे था? मेल्लार एवं कांची प्रदेशों पर आक्रमण इसका अंतिम सैन्य अभियान था। और 1482 ईस्वी में अब इसकी शक्ति इतना महमूद गवां की बढ़ गई थी कि वहाँ के जो अन्य अमीर थे इससे ईर्ष्या रखने लगे थे और सुल्तान को इसके विरुद्ध भड़काए।
कि वो एक के बाद एक जीत कर अपनी शक्ति सुल्तान से भी योग्य वो साबित हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो आपको हटाकर वो गद्दी पर बैठ जाए। शमसुद्दीन मोहम्मद को भड़का दिया अमीरों ने। दक्कनी के अमीरों ने जब भड़काया इसको, तो महमूद गवाह की बहुत बड़ी गलती किया कि महमूद गवाह की इसने हत्या करा दी। और जो इसने साम्राज्य विस्तार किया था, संपूर्ण साम्राज्य को 8 भागों में विभाजित किया गया उसने। अब देखिए कि महमूद गवाह की उपलब्धियों में देखिए, उसने की भूमि की नापजोख की, गांव की सीमाओं का निर्धारण किया, गांव की जो सीमा थी उसका निर्धारण कर दिया इसने, और लगान निर्धारण किया। लगान निर्धारण के पहले इसने जांच का आदेश दिया कि लगान जो है कैसी होनी चाहिए, लगान व्यवस्था, और कितना कम से कम लगान की ये बात करते हैं। तो एक योद्धा के साथ साथ इन्होंने कर व्यवस्था में भी वहाँ भूमि की जांच कराकर कि कितना किससे उपज आ रहा है उसी हिसाब से लगान निर्धारित किया। ये मान लीजिए कि एक पराक्रमी योद्धा थे, पराक्रमी योद्धा के साथ साथ ये विद्वान थे, विद्वानों को संरक्षण देते थे। विद्वानों क्या संरक्षक माने गए ये। इन्होंने बीदर में एक महाविद्यालय स्थापित करवाया, बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। एक देखिए कि विद्यालय के साथ साथ विद्वान भी मैं बताया, विद्वान अब कुछ कार्य करेंगे तभी विद्वान होंगे। तो रौजत उल इंशा और दूसरा है दीवान ए अश्र नामक 2 ग्रंथों की इन्होंने रचना भी की। महमूद गवाह की मृत्यु के बाद ही 22 मार्च 1482 ईस्वी को शमसुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, यानी सुल्तान शमसुद्दीन जो जिसका ये प्रधानमंत्री था, पहले तो इसकी हत्या करो, उसी वर्ष वो भी उसका भी देहांत हो जाता है। अब अगला सुल्तान देखते हैं। अगला सुल्तान महमूद शाह होते हैं। महमूद शाह, इनका शासनकाल है 1482 से 1518 तक। ये एक अयोग्य शासक थे। इसके समय जब भी अयोग्य शासक हुआ दिल्ली में या कहीं भी, तो उसकी सीमा सबसे पहले कम होती है कि जो प्रांतीय शक्तियां होती हैं या प्रांतों में जो सेनापति या सामंत होते हैं या प्रभावशाली लोग होते हैं, वो अपने को केंद्र से अलग कर निरंकुशता पर उतारू हो जाते हैं। तो इसके समय बहमनी राज्य राजधानी के अगल बगल तक ही सीमित रहा। अब महमूद शाह और उसके जो उत्तराधिकारी हुए, और वो भी बहुत ज़्यादा योग्य नहीं रहे। और दक्कन की लोमड़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, दक्कन की लोमड़ी किसको कहा जाता था? अमीर अली बरीद, यानी कि महमूद शाह के उत्तराधिकारी दक्कन की लोमड़ी यानी अमीर अली बरीद के कठपुतली शासक रहे। मतलब ये वास्तविक सत्ता का उपयोग कर रहा है। और अमीर अली बरीद को दक्कन की क्या कहा गया? लोमड़ी कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट है। महमूद शाह के बाद जो बहमनी शासक हुए अहमद शाह चतुर्थ,
1518 से 1520 तक। अब फिर उसके बाद अलाउद्दीन शाह हुए। अलाउद्दीन शाह 1520 से 1523 तक। इसके बाद बही उल्लाह हुए। बही उल्लाह 1523 से 26 तक। अब बहमनी वंश यानी बहमनी वंश का अंतिम शासक अगर देखेंगे आप, तो बहमनी वंश के अंतिम शासक कलीम उल्लाह का शासनकाल है 1526 से 1538 तक। इन्हें बहमनी शासकों में अंतिम शासक स्वीकार किया जाता है। इसके बाद बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो जाता है। और 5 स्वतंत्र राज्य इस प्रकार हैं। अब देखिए कि बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, बीदर। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बरार का संस्थापक कौन था? फतेह उल्लाह। और यहाँ पे राजवंश ये कौन सा कहलाया बरार में जो स्थापित हुआ? इमाद शाही राजवंश, इमाद शाही वंश कहलाया। और इसकी राजधानी क्या थी? एलिचपुर या गाविलगढ़। ठीक है। ये कब स्थापित हो रहा है? 1484 में। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा कि बरार में इमाद शाही था, ये अक्सर पूछता है। बरार में, बीजापुर में आदिल शाही। तो अब बीजापुर की बात करते हैं। बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह ने स्थापित किया आदिल शाही वंश। इसकी राजधानी जो थी वो थी नौरसपुर। और ये कब स्थापित हो रहा है? 1489-90 में, 1489-90 ईस्वी में। अहमदनगर की बात करें तो मलिक अहमद नाम का व्यक्ति है, मलिक अहमद। उन्होंने अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना की। और निजाम शाहियों की राजधानी क्या थी? जुन्नार और अहमदनगर। ये कब स्थापित हो रहा है? 1490 ईस्वी में। इसके बाद गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने स्थापित किया कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश की राजधानी क्या थी? गोलकुंडा। कुतुब शाही वंश कब स्थापित हो रहा है? 1512 से 18 के बीच। अब बीदर बचा। बीदर में अमीर अली बरीद ने बीदर शाही राजवंश की स्थापना की। बीदर शाही राजवंश स्थापित की। इसकी राजधानी क्या थी? बीदर थी। और ये कब समय है इसका? 1526-27। अब आपको ये याद रखना है
बरार में इमाद शाही, बीजापुर में आदिल शाही, अहमदनगर में निज़ाम शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, बीदर में बरी शाही। इसके बारे में इसके आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।